वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो हमको पार्ट पढ़ना है वो है इंटरफेरेंस, जो कि 11th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, पर फिर भी एक बार रिवाइज करा दो। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। वेव्स का इंटरफेरेंस है, चाहे वो स्ट्रिंग वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो। भाई 11th क्लास में हमने स्ट्रिंग और साउंड वेव की बातें की थी, यहाँ पर हम लाइट वेव की बात करेंगे। तो मान लो कोई सोर्स S1, कोई सोर्स S2, साथ साथ लिखते जाना। यहाँ से कोई वेव आती है किसी पॉइंट P तक, मान लो x1 ट्रेवल करते हैं। यहाँ से कोई वेव आती है उसी पॉइंट तक, मान लो x2 ट्रेवल करते हुए। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सोर्सेज सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं, कोहेरेंट सोर्सेज की बात चल रही है। पॉइंट P पर दोनों वेव्स आएंगी, उनका सुपरपोजिशन होगा। अगर मैं यहाँ पर आने वाली वेव्स की इक्वेशन लिखूं, मान लो ऐसे y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx1 प्लस phi1, phi1 है उसका इनिशियल फेज है। y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t माइनस kx2 प्लस phi2, ऐसे phi2 है सोर्स S2 का इनिशियल फेज है। इन दोनों के सुपर पोजीशन से जो y रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट का आएगा, a रिजल्टेंट फिर साइन के अंदर कुछ ओमेगा t है ना, प्लस माइनस समथिंग, इस टाइप की इक्वेशन आएगी। कहने का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि सुपर पोजीशन कैसे कराते थे, तुमको याद होगा वेक्टर की तरह सोचते हुए कि दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स अलग से बना रहा हूं। यहाँ जो ये a1 a2 है वो उन वेक्टर्स की लेंथ हो जाएंगी a1 a2, और इन वेक्टर्स के बीच का एंगल डेल्टा फाई, जो कि इन रिएक्शंस के बीच में फेज डिफरेंस होगा। तो इनका फेज डिफरेंस अलग से यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा फाई। इनका डिफरेंस निकालो, क्या आएगा k टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस phi2 माइनस phi1 या phi1 माइनस phi2, कुछ भी लिख लो। तो डेल्टा फाई यहाँ से देख सकते हो फेज डिफरेंस। इनका जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको वेक्टर वाले फॉर्मूले से लिख देंगे, रूट ऑफ a1 स्क्वायर, ये सब रिवीजन चल रहा है, प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई। एक बार यहाँ तक नोट कर लें, और भी लिख देता हूँ आगे, तुम जानते ही हो, पर फिर भी हम जानते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा वो ये आता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल्स टू पहली वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरी वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई। ये फॉर्मूले हमको पहले से भी याद है, वैसे अब नहीं याद है तो अब याद कर लेना। तो बेसिकली इस चैप्टर में, ये जो पूरा चैप्टर है ये लाइट के इंटरफेरेंस पर ही बेस्ड है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इंटरफेरेंस को एक बार थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ बस तुमको। नोट करके इंडिकेट कर देना मुझे। ठीक, अगर मैं ऐसा मान लूं कि हम ऐसे सोर्सेस की बात कर रहे हैं जिनका इनिशियल फेज एंगल भी सेम था, ये कैसे करते होंगे ये भी समझाऊंगा इस चैप्टर में। अगर ऐसा है मान लेते हैं, तो दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस के डेल्टा एक्स आ जाएगा। और तुमको याद होगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ करता था कि किसी भी पॉइंट पर जो दो वेव्स आ रही उनके बीच में पाथ डिफरेंस की हेल्प से हम फेज डिफरेंस पता करा करते थे इस फॉर्मूले से, अंडर दिस कंडीशन। ठीक, आगे दो स्पेशल केसेस। पहला, अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 0
2 पाई 4 पाई टाइप की है, तो जो कॉस फंक्शन है कॉस डेल्टा फाई उसकी वैल्यू +1 होगी, तो वो अपनी मैक्स वैल्यू पर होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कितनी आ जाएगी वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और इस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा केस, if delta phi is pi 3 pi type, cos फंक्शन की वैल्यू -1, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी और फॉर्मूला होगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर और नाम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना भाई? यहाँ तो कोई बात पूछनी हो तो पूछे। अंकित कुमार का हाथ ऊपर है। ये तो पता चल ही गया होगा कि भाई जेई मेंस 4 बार होगा इस साल, सबको पता है तो अब तक, है ना? पहली बार फेब में होगा, फिर लगातार होगा, लगातार 4 महीने तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई। और इस बार उन्होंने ये भी सहूलियत दी है कि भाई पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और वो भी इस तरह से होगा कि 30 में से 20 तो होंगे SCQ सिंगल चॉइस वाले, उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, हमको तो 20 करने हैं, और बचे हुए 10 सवाल होंगे इंटीजर टाइप, उनमें से कोई से भी 5 करने होंगे। वैसे एनटीए वालों ने ये जो उनका बुलेटिन था या जो ये था ब्रोशर, ये हटा लिया था वापस। उसमें कुछ गलतियां थी, एक तो कुछ टाइपिंग एरर भी थी, कुछ एक दो ईयर वाली मिस्टेक भी थी, शायद मुझे लगता है इस वजह से हटाया उन्होंने, वो वापस डाल देंगे, पर होना यही है कुल मिला के। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम से कम हमको ये मोटिवेशन तो रहे कि हाँ भाई एग्जाम आने वाला है, क्योंकि जब तक एग्जाम की डेट फाइनल नहीं होती ना, तब तक आग नहीं लगती अंदर। तो दिमाग में वो टारगेट रहेगा कि हाँ यार अब तैयारी पे लगना है और ढंग से। और 4 बार पेपर है तो कम से कम ये भी अच्छी बात है कि हमारे पास टाइम भी है और अच्छी तैयारी करने का, रिवीजन करने का। ऑप्शंस हैं पेपर में 30 में से 25 सवाल करने के, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, पर सबके लिए अच्छा है ये तो, है ना? सबके लिए अच्छी बात है। तो इस बार परसेंटाइल भी जो है काफी ज्यादा जा सकती है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अरे कितने बच्चों ने मनी मनी सोच रखा है कि मैं तो 4 बार दूंगा मेंस? कितने बच्चों ने ऐसा दिमाग में उनके आया कि मैं तो 4 बार मेंस दूंगा, जो भी अच्छा वाला होगा वो अपना आप आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, मेरे हिसाब से भी देना चाहिए। एक दिन जाके एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, बढ़िया, और सवाल देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस होती है, और अच्छे नंबर आने के चांस तो होते ही हैं हर बार। ठीक है ना? अच्छा, किस किस को लगता है कि भाई हमारी तैयारी वो परसेंट टू परसेंट वेरी करे भाई, कि भाई किसको लगता है मेरी तैयारी एक डिसेंट तैयारी है, अच्छी तैयारी की है मैंने, साल भर मैंने मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा करूंगा। ऐसे थॉट वाले कितने बच्चे हैं जिनके अंदर इस तरह की थॉट तो हो कम से कम? नहीं, पूरे बैच में एक भी नहीं है जिसको ऐसा लगता हो कि मैंने तैयारी की है। तो यार फिर क्या करोगे लाइफ में अगर ऐसी थॉट लेके बैठे हो तो? मतलब बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि अगर असली में ऐसे थॉट है दिमाग में कि नहीं मैंने तो तैयारी नहीं करी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर तो बेकार है, फिर तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। इतना कॉन्फिडेंस तो खुद पे होना चाहिए कि यार हम अच्छे बैच के बच्चे हैं, हमने मेहनत भी की है साल भर, तो हम अच्छा करेंगे। जब तक खुद ही खुद को मोटिवेट नहीं रखोगे ना, तब तक कोई नहीं कर पाएगा। ये होना चाहिए। तुमको लग रहा हो ना कि यार मैंने तैयारी नहीं करी, फिर भी मन में आना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम है, मेरे पास आगे अभी भी 3-4 महीने कम से कम है जिसमें मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये फीलिंग तो रखनी पड़ेगी अंदर। चलो खैर, अच्छी बात है कि कई बच्चों ने हाथ तो ऊपर किया इस बात पे।
और मुझे भी उम्मीद है ना, इस बैच में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे भर भर के, जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल भी आएंगे और आईआईटी कॉलेज में भी जरूर पहुंचेंगे बहुत सारे बच्चे। मैं गारंटी से कुछ के नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर वो अच्छी बात नहीं होती इस तरह से नाम लेना ना। चलो भाई हाथ नीचे कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बातें हमने देखी अभी इंटरफेरेंस वाली, ये हमारे लिए सारी पुरानी बातें थी। अब थोड़ी सी नई बात के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लिखना वेव फ्रंट्स। हेडिंग लिखो वैसे जब मैं 11th क्लास में ये सब पढ़ाता हूँ ना, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, कहीं ना कहीं मैं वेव फ्रंट के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ, पर फिर भी एक बार ऑफिशियली हमको पढ़ना पड़ता है 12th में। अभी डेफिनेशन लिखना इसकी, फिर समझाऊंगा डायग्राम बना के। locus of all the points locus of all the points which are in same phase locus of all the points which are in same phase is called wavefront is called wavefront। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है ना, ऐसा नहीं कि कोई सरफेस होती है इस तरह की, या कोई फ्रंट होता है इस तरह का जो दिखता है हमको या एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ डिफाइन कर रखा है। और इसको समझने के लिए तीन तरह के सोर्सेज देखेंगे। पहले देखेंगे हम पॉइंट सोर्स। जैसे मान लो एक पॉइंट सोर्स यहाँ पे रखा है, चाहे वो लाइट का सोर्स हो चाहे वो साउंड का सोर्स हो। इससे मान लो लाइट वेव्स निकलती है, तो इससे जो वेव फ्रंट्स बनते हैं, इमेजिनरी कंसेप्ट है फिर बोल रहा हूँ, इसके आसपास इसको सेंटर मानते हुए ऐसे स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेसेस बना लो, इनको हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अभी समझाऊंगा ना जो मैंने लिखवाया था उस बात को। ये बोर्ड पे 2D डायग्राम दिख रहा है सर्कुलर टाइप के, पर ये स्फेरिकल है, नाम लिखा हुआ है मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। कहने का मीनिंग क्या है देखना, जब वेव ऐसे रेडियली ट्रेवल करके जाएगी, ट्रेवल करेगी वेव, एनर्जी का प्रोपगेशन होगा इस रेडियल डायरेक्शन में। मैं डेफिनेशन लिख पाई, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में होते हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वेव फ्रंट है, इसका मतलब इस जगह पर जितने भी पॉइंट्स हैं या पार्टिकल बोल लो, जो भी कहना चाहो, जब वेव ट्रेवल करेगी तो ये वाइब्रेट करेंगे इस तरह से, इस टाइप से, है ना। ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा हूँ। वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं ऐसे। तो ये सारे के सारे सेम फेज में होंगे, मतलब वाइब्रेशन के दौरान ये सब के सब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर एक साथ पहुंचते होंगे, अपने मीन पर एक साथ आते होंगे, अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर एक साथ। सेम टाइप का मोशन, जैसे ऐसा देखो इस तरह का मोशन करते हैं, ये वाले पार्टिकल भी ऐसे मोशन करते हैं, तो ये सबके सब सेम फेज में। ये सारे पार्टिकल्स आपस में सेम फेज में, उनके साथ इनका फेज डिफरेंट हो सकता है उनके साथ। ठीक, तो काम की बात क्या थी कि पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल होते हैं, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी, वेव फ्रंट जो होते हैं ना, तो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। ऐसे परपेंडिकुलर का साइन बना लेना दो चार जगह। तो दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरी बात कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव का प्रोपगेशन होता है या लाइट का प्रोपगेशन होता है। अब लाइट की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो लाइट वर्ड यूज में लेंगे, है ना। चलो ये हो गया पॉइंट सोर्स। सेकंड है लाइन सोर्स। ये लाइन सोर्स, इसके लिख देता हूं यहां पर सोर्स। इसके चारों तरफ जो इमेजिनरी वेव फ्रंट्स हैं वो ऐसे सिलेंड्रिकल है। ये इमेजिनरी है ना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स।
लाइट का प्रोपगेशन इन के परपेंडिकुलर, मतलब लाइट ऐसे प्रोपगेट कर इस टाइप से। और तीसरा और लास्ट जो है सोर्स का जो टाइप हो सकता है वो है प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स इस तरह का डायग्राम दिखाते हैं और इसके कारण वेव फ्रंट, या पहले लाइट का प्रोपगेशन बता दूं, इस तरह से लाइट प्रोपगेट करेगी इस तरह से इसके परपेंडिकुलर, और जो इमेजिनरी वेव फ्रंट्स होंगे वो ऐसे प्लेनर होंगे। प्लेनर वेव फ्रंट्स। तो तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेनर। अब इसमें किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो बताता हूं, एक बार ये नोट कर लो। अच्छा, अभी तक सही मायनों में देखा जाए तो वेव ऑप्टिक्स मैंने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा बातें मान लो इनको, जो इतनी यूजफुल नहीं है चैप्टर के हिसाब से, लेकिन फिर भी कमांड तो होना चाहिए इन पर, आइडिया होना चाहिए इन पर। हो गया? तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ डायग्राम वाला सवाल है। ये एक प्लेन मिरर, ठीक है, इस पे इंसिडेंट लाइट आती है, तो वो उस इंसिडेंट लाइट के करस्पॉन्डिंग ऐसे वेव फ्रंट जो है वो डायग्राम में बना के दिए हुए प्लेनर वेव फ्रंट्स। इस साइड में इस तरह से प्लेन इमेजिनरी सरफेसेस मान लो, मैं लिख देता हूं, इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट्स। बहुत ही सिंपल सा बच्चा सवाल लिखना, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, ये सिर्फ परेशान करने के लिए नाम बनाया गया वेव फ्रंट्स। तुम तो बस ये दिमाग में रखना कि यार वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट का प्रोपगेशन होता है, इससे आराम से इस तरह के सवालों के जवाब दे सकते हैं। ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, ठीक है, कर लिया होगा ड्रॉ। बहुत सिंपल सी बात थी, इनके करस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट लाइट है वो ऐसे लाइट का पैरेलल बीम आ रहा होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो भी पैरेलल बीम ही तो जाएगा। इस तरह का बीम होगा तो वेव फ्रंट इनके परपेंडिकुलर, मतलब प्लेनर वेव फ्रंट होंगे इस तरह के।